हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। तो ये है हमारी कक्षा 10 की हिंदी का अर्धवार्षिक का पेपर, जिसमें हमने इसे जो आपका बोर्ड का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम इसे हल कर रहे हैं। और हाफ ईयरली का जो आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो है ना 80 आप पूर्णांक देख रहे हैं, हाफ ईयरली में आपके रहेंगे 70। ठीक है, 70 में से आपका ये पेपर आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। तो यहाँ पर हमने पहला जो खंड अ है, उस खंड अ में आपके दो प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा अपठित गद्यांश का और दूसरा पूछा जाएगा अपठित काव्यांश या पद्यांश का। तो ये जो अपठित गद्यांश है इसे हमने कर लिया था पिछले वीडियो में, आपने देख लिया होगा। वो वीडियो अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा इसे। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिलेगी, मैं आगे बताता हूँ आपको। दूसरा हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा बच्चों, पहले प्रश्न का जो दूसरा भाग रहेगा उसमें है कि अपठित पद्यांश, अपठित पद्यांश या अपठित काव्यांश भी अपन इसे कह सकते हैं। तो इस काव्यांश का हमें क्या करना है, अपठित काव्यांश, इस काव्यांश में आपको पढ़ना है। उसके बाद में इसके अति लघुत्रात्मक प्रश्न दिए हुए हैं जिनका हमें उत्तर देना है। आपके परीक्षा में जो पैटर्न रहेगा उसी पैटर्न से हम करेंगे। और ये जो पद है, ये जो काव्यांश है, इस काव्य में कवि ने प्रकृति के कठोर रूप का वर्णन किया है, प्रकृति के रौद्र रूप का वर्णन किया है, प्रकृति के विकराल रूप का वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। ठीक है ना, प्रकृति का रौद्र रूप, प्रकृति का विकराल कठोर रूप जो है वो वर्णन कवि ने इसमें किया है। जिस तरीके से मनुष्य का जो शरीर होता है वो बचपन में कोमल होता है, युवावस्था में काफी शक्तिशाली मजबूत बन जाता है, और वही शरीर वृद्धावस्था में बिल्कुल क्षीण हो जाता है, बिल्कुल कमजोर हो जाता है, बिल्कुल असहाय हो जाता है, पीला पड़ जाता है। तो उसी तरीके से प्रकृति का भी प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन कवि ने इस पद में किया है। हम इसको पढ़ेंगे और फिर हम देंगे इसके तो लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर। तो इस तरीके से ये रहेगा और फिर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। तो आइए पढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं और फिर हम करते हैं इसके प्रश्न। तो ध्यान से पढ़िएगा पद्यांश को, और फिर इसके लघुत्रात्मक जो प्रश्न है, अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि आज बचपन का कोमल गात, आज बचपन का कोमल गात, गात का मतलब होता है बच्चों शरीर। तो बचपन का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, कोमल होता है। जरा का पीला पात, जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में वही शरीर हो जाता है पीला, वही शरीर हो जाता है कमजोर, वही शरीर हो जाता है क्षीण। 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। फिर अब यहाँ पे कवि प्रकृति के विभिन्न रूपों का, जैसे मैंने पहले बताया आपको, वर्णन कर रहा है। इस प्रकृति में जीवन में, हमारे मनुष्य जीवन में कई बार अच्छे पल आते हैं, कई बार सुख के पल आते हैं, और ज्यादातर अज्ञात है ना, फिर अंधकार अज्ञात। 4 दिन सुखद चांदनी, तो सुख का समय केवल 4 दिन का है, कम है, लेकिन फिर क्या है ना, फिर अंधकार, अंधकार से तात्पर्य है दुख, तो उसकी कोई सीमा नहीं, अज्ञात बहुत लंबे समय तक रहता है। फिर कहते हैं शिशिर सा झर नैनों का नीर झुलस देता गालों के फूल, याद करिएगा गालों के फूल। अब यहाँ पे रूपक अलंकार है, आगे एक प्रश्न भी आएगा तो हमें ध्यान देना है। रूपक अलंकार वहां होता है कि जहां उपमान, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान में भेद समाप्त हो जाता है। उपमेय और उपमान है ना, उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी उसे समाप्त कर दिया जाता है। जहां पर, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि उपमान को या उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, रूप दे दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। तो आगे कवि क्या कहता है कि झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। तो अधर अधरों को भूल जाते हैं। आप सोचिए कवि क्या कह रहा है कि मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निश्वास समीर। मृदुल होठों का हिमजल हास, ये हिमजल हास यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार है। उड़ा जाता निश्वास समीर, सरल भौहों का सरदाकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर। शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। तो मिलन के पल तो खाली 2-4 हैं, और विरह मैंने दुख तकलीफ बहुत लंबी है। अरे वे अपलक 4 नयन, 8 आंसू रोते निरुपाय।
तो यहाँ पर कवि ने दुख का वर्णन किया है और फिर कहा है कि उठे रोहों के आलिंगन कसक उठते कांटों से हाय। तो देखो किस तरीके से वर्णन किया। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है क्लियरली मैं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो बिल्कुल टॉपर बनेंगे। और हमने पूरा आपका जो पेपर है, आपका जो पैटर्न है परीक्षा का, उसके अकॉर्डिंग ये पेपर बनाया है। इसकी PDF आपको हमारे ऐप में मिलेगी। मैं बता देता हूँ आपको, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, एजुकेशन राइज नाम से, RISE राइज नाम से हमारा ऐप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे क्लास 10th में आप जाएंगे तो क्लास 10th के अलग अलग कोर्सेज, वहाँ पे हिंदी का, इतिहास का, सारे आपके कोर्स मिलेंगे। तो आप हिंदी वाले कोर्स में जाएंगे और उस हिंदी वाले कोर्स में आपको जो है मॉडल पेपर्स मिलेंगे। उस मॉडल पेपर्स में, है ना, मॉडल जो पेपर्स हैं आपके, उस मॉडल पेपर वाले फोल्डर में आपको जो है वो वहाँ पे ये PDF भी इसकी मिल जाएगी और साथ ही साथ इसका जो है वो वीडियो, ये कंप्लीट जो वीडियोस हैं वो वीडियोस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब पहला प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे क्या है कि संसार में सुख और दुख में किसकी बहुलता है। बहुलता का मतलब होता है आधिक्य, बहुलता का मतलब होता है अधिकता, है ना, अधिकता किसकी है। तो बच्चों हमने देखा था कि कवि ने यहाँ पर दुख को अपार बताया है, अज्ञात बताया है। सुख के पल तो 4 दिन है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जैसे आपने कहावत भी सुनी होगी, तो उसी का वर्णन कवि ने किया है। तो आप उत्तर लिखना है कि संसार में दुख की बहुलता है। ज्यादा कौन है? दुख ज्यादा है, क्योंकि सुख की बजाय दुख अधिक समय तक रहता है, इसलिए दुख की बहुलता है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो कवि ने लिखा था कि हाँ, यहाँ पे देखिए 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। तो इससे पता चलता है कि सुख कम समय के लिए है और दुख जो है वो बहुत लंबे समय तक के लिए कवि ने इसका वर्णन यहाँ पे किया है। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न, बचपन में शरीर कैसा होता है। तो बच्चों बचपन में शरीर कैसा होता है और वृद्धावस्था में कैसा हो जाता है। तो बचपन में शरीर वो है वो कोमल होता है, जबकि वृद्धावस्था में पीला और कमजोर पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। आप प्रश्नों के आंसर कैसे ढूंढेंगे? देखिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक एक पंक्ति आपको उसका अर्थ समझना पड़ेगा। तो क्या कहा है कि आज बचपन का कोमल गात, तो बचपन में शरीर कोमल होता है, गात मैंने शरीर, और जरा का पीला पात, जरा मैंने वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था में शरीर पीला पड़ जाता है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न है, तीसरा देखो प्रश्न लिखा हुआ है कि बचपन और वृद्धावस्था तथा सुख और दुख के आने जाने का वर्णन करके कवि प्रकृति के किस बारे में बता रहा है। तो यहाँ प्रकृति के परिवर्तनशील होने के बारे में बता रहा है, क्योंकि स्थिति एक जैसी कभी नहीं रहती, परिवर्तन होता रहता है, पल पल परिवर्तन होता रहता है। तो लिखा है कि बचपन और वृद्धावस्था तथा सुख और दुख के आने जाने के वर्णन के द्वारा कवि प्रकृति के परिवर्तनशील होने के बारे में बता रहा है कि प्रकृति कभी स्थिर नहीं है, रुकती नहीं है, लगातार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसी बात का वर्णन कवि ने इस जो है वो पद में किया है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न है बच्चों कि उपर्युक्त काव्यांश या पद्यांश से छाट करके रूपक अलंकार के 2 उदाहरण दीजिए। तो मैंने क्या बताया था कि जहां उपमेय और उपमान का भेद समाप्त हो जाए वहां पे रूपक अलंकार होता है, या फिर यूं कहते हैं कि उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए तो वहां पर भी जो है वो रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब आप कहेंगे सर ये उपमान क्या है, रूपमेय क्या है। तो बच्चों कि जिसकी तुलना की जाए, है ना, जिसकी तुलना की जाए वो तो होता है उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, ध्यान रखना। और जिससे तुलना की जाए वो होता है उपमान। जैसे मान लीजिए चंद्रमा के समान अगर किसी को दिखाना है, चंद्रमा के समान सुंदर, तो चंद्रमा हो है वो उपमान हो जाएगा, चंद्रमा, ठीक है ना। तो ये है उपमेय और उपमान। तो दोनों को जब एक जैसा दिखा दिया जाए, दोनों में कोई अंतर न दिखाई दे, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो यहां पे हम देखेंगे कि यहां जो अपनी जो काव्यांश है, इस काव्यांश में
यहाँ पे उदाहरण आपको कौन कौन से हैं रूपक अलंकार के। तो उपर्युक्त काव्यांश में रूपक अलंकार के उदाहरण का प्रयोग हुआ है। पहला तो है गालों के फूल। गालों के फूल मतलब जो गाल है ना, बचपन के बच्चे के गाल, बचपन के, उनको फूल के समान कोमल बताया, फूल के समान। और हिमजल रास, तो ये दो रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा पांचवा प्रश्न। तो देखो बच्चों, पांचवा प्रश्न लिखा है कि उपर्युक्त पद्यांश की भाषा शैली कैसी है। भाई भाषा शैली थोड़ी सी जटिल है। संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दावली, जो शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम शब्दावली कहलाती है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग इसमें हुआ है। तो हम देखेंगे कि उपर्युक्त पद्यांश की भाषा संस्कृत निष्ठ यानी संस्कृत युक्त तत्सम शब्दावली से युक्त है। इसमें कठिन जटिल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसमें कुछ मुहावरे भी आए हैं, जैसे 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, बादल का घिरना, 8 आंसू रोना आदि मुहावरों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। इसलिए भाषा शैली जो है वो लाक्षणिक है और संकेतात्मक है। ठीक है, साहित्यिक भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। और इस पद्यांश का अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति के किस स्वरूप का वर्णन किया है। तो यहाँ पे कवि ने प्रकृति के कठोर और रौद्र स्वरूप का दर्शन किया है। रौद्र स्वरूप या विकराल रूप या कठोर रूप का वर्णन जो है वो इसमें किया है। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये हमारी जो आपका हिंदी का जो पेपर रहेगा उसका जो दूसरा प्रश्न रहेगा अपठित काव्यांश, इसको हमने इसका अभ्यास किया है और आने वाले वीडियोस में हम इसी तरीके से अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा, दूसरा जो प्रश्न रहेगा, उसको लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। और उसके PDF के लिए मैंने आपको बताया हमारा ऐप ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको हिंदी का मॉडल पेपर मिलेंगे, कंप्लीट मॉडल पेपर्स। आप उन्हें पढ़ करके जो है वो एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो पिछले बोर्ड के परीक्षाओं में जो टॉपर स्टूडेंट्स रहे हैं उनकी कॉपीज भी मिलेगी वहाँ पे, किस तरीके से वो लिख करके टॉपर बने हैं। तो आप भी उनके जैसा लिख करके आप टॉपर बन सकते हैं। बिल्कुल हम उनकी कॉपीज भी देखेंगे। साथ ही साथ पुराने वर्षों के जो पेपर्स हैं 10 साल के, जो बोर्ड में प्रश्न पूछे गए, वो पेपर्स भी आपको इसी फोल्डर में मिलेंगे। तो ऐप जरूर डाउनलोड करिए और ये वीडियो जो है अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, जो आपके सहपाठी हैं, जो भाई बंधु हैं, जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, उनके साथ शेयर करिए। और बाकी जो आपके सब्जेक्ट है उनके मॉडल पेपर्स भी हम करेंगे, ठीक है ना। आप जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सबके मॉडल पेपर इसी तरीके से करेंगे और आपको एवरीडे जो है वो बिल्कुल हम अभ्यास कराएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।